हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना एडिटोरियल सेक्शन 13 जून 2020 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदू एडिटोरियल के इसमें कुछ फैक्ट्स लिए गए हैं। 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मुझे आज दिखे, बाकी हैं एक नेम चेंजिंग का था जिस पे कुछ चीज़ें थी, दूसरा एंटी डिफेक्शन लॉ पे है। तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, इस पे मैं एक स्पेशल लेक्चर आपको फ्यूचर में बना के दे दूँगा। अभी हम उतना पढ़ते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी मैं आपको अभी करंट्स में कुछ नहीं, सिर्फ एडिटोरियल्स बताता हूँ, न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। तो आप इतना परेशान ना हो, वो आप खुद भी कुछ करें। और देखिए, हिंदू पढ़ने का आज मैं कुछ तरीका भी आपको हिंट करूँगा। अगर उसे सीरियस नॉर्म से फॉलो करते हैं तो आपको 110% फ़ायदा होगा और अपने एग्ज़ाम तक आप आगे बढ़ पाएंगे। आज बेटा 3 एडिटोरियल्स हैं जो मुझे ठीक से समझ में आए, जो आपके लिए मैं दे सकता हूँ। देखिए, जो स्टीम्ड एजुकेशन एंड द डाइल्यूटेड एजुकेशन वेटिंग फॉर द फेट सिग्नल्स फ्रॉम द डिस्टेंट टावर, ये दोनों एक साथ मर्ज हैं। देखिए, इसमें कुछ नहीं है लास्ट वाले एडिटोरियल में। अगर आप लास्ट वाले एडिटोरियल की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक चीज़ कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में हम डिजिटल एजुकेशन की बात करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाने की बात करें, हम सारी चीज़ों की बात ज़रूर कर रहे हैं। बट क्या आपने कभी सोचा कि इतना कुछ हम बोल रहे हैं, बट क्या हर जगह हमारे यहाँ मोबाइल नेटवर्क सेम आते हैं? आप सेवन सिस्टर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन सब की। आप यूपी में रहते हैं, आप यूपी में लखनऊ से कानपुर या मुंबई में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में मुंबई से आप पुणे, और पुणे से थोड़ा दादर अदर चले जाएँ, या दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में थोड़ा चले जाएँ, तो आपको नेटवर्क ऑटोमेटिकली वीक मिलने लगता है। जब आपको नेटवर्क ऑटोमेटिकली वीक मिलता है तो आप किस हिसाब से सोच सकते हैं कि आप ऑनलाइन एजुकेशन बिना हिंड्रेंस के दे सकते हैं। इसके बाद ये एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बताया गया ऑनलाइन एजुकेशन क्या फिजिबल है, नहीं है, अगर है तो क्यों होनी चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन होने से ऑफलाइन में क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन का डिस्कशन बहुत अच्छा किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद ये आपका यूएसए से रिलेटेड इशू दोबारा आ गया, ब्लैक एंड वाइट्स वाला, जो आपका 25 मई से चल रहा है। उस पर कई सारे एडिटोरियल्स आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये 3 हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी के अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। पहला एडिटोरियल की जो बेटा हमने बात की है, वो हमने बात की है ऑनलाइन एजुकेशन की। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। एक एग्जाम्पल हिंदू में उठाया गया था, जो उन्होंने ये कहा कि भाई हेलमेट बनाने वाली 2 कंपनीज आपके सामने, ठीक है, दोनों सेम हेलमेट बनाती हैं, ब्रांड नेम सेम रखती हैं, एक बहुत मजबूत है, एक नहीं है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसी ऑब्सेप्शन को अगर आप एजुकेशन से जोड़ लें तो जाहिर सी बात है, आज आपने देखा ऑनलाइन क्या हो गया, बहुत सारी एकेडमीज़ खुल गई हैं जो सेम चीज़ पढ़ाती हैं। अब एग्जांपल दे दीजिए, जैसे हिंदू एनालिसिस है, मॉर्निंग टू इवनिंग आप 8 to 10 कोचिंग्स के हिंदू एनालिसिस देखते हैं। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं पढ़ना। अब जाहिर सी बात है, आप 8 के 8 एडिटोरियल्स तो नहीं देख सकते। आप चाहो कि सुबह से शाम तक आप सिर्फ हिंदू ही देखते जाओ, हिंदू ही देखते जाओ, तो वो भी काम नहीं चलेगा। इसके बाद हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए भी ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग्स हैं। अब वो सही पढ़ा रही कि गलत पढ़ा रही, इसका आप आइडिया ले नहीं सकते। वो कितनी फिजिबल हैं, कितना जेन्युइन काम कर रही हैं, क्या आपके फैक्ट्स के लिए वो चीज़ दे पा रही, नहीं दे पा रही, ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब जब इसको आप देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया हमारे लिए, हमें ये समझ में कैसे आएगा, इसको हम समझे कैसे, करें कैसे। तो आज की डेट में जेन्युइनिटी कैसी है, कितनी है, इसके बारे में समझ पाना, एजुकेशन को समझ पाना, उसकी रियल ऑथेंटिफाइड मटेरियल को समझ पाना प्रॉब्लम है। दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब भी आप बेटा पढ़ते हैं तो 2-3 प्रॉब्लम्स और हमारे सामने आती हैं। पहली तो ये आती है कि भाई जो टीचर पढ़ा रहा है वो जेन्युइनली कितना अच्छा पढ़ा रहा है। दूसरा, जो फैक्ट्स पढ़ा रहा है उसको अगर क्रॉस वेरीफाई करनी है तो कैसे करेंगे। तीसरा, अगर उससे कुछ पूछना है तो कैसे पूछेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप उसे रोक नहीं सकते, जो वो बोल रहा है सिर्फ आप उसे सुनेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं अगले स्लाइड में। कोविड-19 पैंडेमिक में बेटा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नया प्रोजेक्ट बनाया, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये ऑफ़र करेगी। अभी तक जो एजुकेशन है उसमें 25.5% सीट्स थी, अब उसे 30% बनाना है। अब प्रॉब्लम ये इन प्रोग्राम्स में, जो ऑलरेडी एजुकेशन में ऑफलाइन सीट्स कम थी उन्हें कम कर दिया जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच नहीं है। टॉप डाउन अप्रोच मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ जाता है, और बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है नीचे से स्टार्ट होकर, मतलब ग्रास रूट अप्रोच माना जाता है ये। अब टॉप डाउन अप्रोच में बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टीचर आपको पढ़ा देगा, स्टूडेंट उससे सुन लेंगे। अब उनकी अगर क्वेरीज़ हैं तो कहाँ पर करें भाई। हर एक टीचर तो इसलिए प्रेजेंट है नहीं कि आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनको देगा और उसको प्रॉब्लम में देगा।
आज की डेट में सिंपल सी चीज़ है, टीचर्स जो हैं वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसकी एज में उसको आइडियाज़ देते हैं, इनसाइट देते हैं, एथिकल बातें देते हैं, क्रिटिकल डायलॉग्स के लिए हेल्प करते हैं। तो टीचर्स जो हैं स्टूडेंट्स की लाइफ को सिक्योर करते हैं, ग्रो अप करते हैं, उनका फ्यूचर बनाते हैं। अगर हम टीचर्स पे ध्यान नहीं देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। अब टीचर्स के आइडियाज़ जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है तभी अच्छे आते हैं जब क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है। भाई अगर टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है तो क्या होता है, बच्चे कुछ पूछते हैं, टीचर कुछ बताता है, फिर इंटरेक्शन होता है, हेल्दी डिस्कशन होता है, टीचर बच्चे दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और ये कहीं न कहीं बहुत अच्छा है। बट ये जो ऑनलाइन मॉड्यूल हमारे यहाँ आ गया है, ये कहीं न कहीं बच्चों की वो क्वेश्चन सीकिंग, जीडीज़ इन सब की लाइफ़ को वीक कर देगा और फ्यूचर में हमें ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म माना जाता है, हम नहीं कह रहे कि ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा नहीं है। बट इसके लिए 2-3 फैक्ट्स हैं जो हमें नहीं समझ में आते। पहले ये कि भई आप ऑनलाइन एजुकेशन चला रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट आप ये बताइए कि नेटवर्क कैसे है? क्या बिना बफरिंग के वीडियो आपका चलेगा? क्या जो डाउनलोडिंग स्पीड टीचर्स को दी जा रही है, क्या उससे वो यूट्यूब में वीडियोज़ टाइमली अपलोड कर पाएँगे? क्या लाइव इंटरेक्शन इतना पॉसिबल है जितना ऑफ़लाइन होता है? क्या बच्चे एक-दूसरे से डिस्कशन कर पाएँगे? क्या टीचर्स उनके डाउट क्लियर कर पाएगा? क्या लेक्चर को मिड में रोक कर बच्चे कुछ पूछ सकते हैं और टीचर उसे बता सकता है? तो ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी कई एडिटोरियल्स पुराने हैं, आपको मैंने उनका लिंक्स दूँगा, अभी बताऊँगा क्या करना है। तो उनमें सीधे टीचर्स बच्चों ने कहा है कि मैंने बहुत बार पढ़ा, सब कुछ समझा, बट मेरे कई क्वेश्चंस हैं, कई क्वेरीज़ हैं। मैं सुबह से अभी प्रीपोज़िशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आया। अदर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट कोई हेल्प नहीं मिल पा रही क्योंकि टीचर्स हमें गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। दूसरा टीचर कहता है कि यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे हम कितना बच्चों को समझाएँगे, जो भी उनकी क्वेरीज़ हैं, व्हाट्सएप पे हम बोल तो बना नहीं सकते, इंटरेक्शन कर नहीं सकते। तो कई ऐसे पर्टिकुलर इश्यूज़ हमारे सामने आते हैं जिनको समझ पाना और समझा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बात ये चलती है कि भैया नहीं कैसे करेंगे। अब देखिए जब क्लासरूम लेक्चर चलता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, अब ज़ाहिर-सी बात है कुछ एजुकेशन है जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, इन्हें तो ऑनलाइन आप कर नहीं सकते कि चलो भैया उठाते हैं और चलो ऑनलाइन आपको बॉक्सिंग सिखाते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट वो नहीं होगा, उसके लिए फिज़िकल चाहिए। अब ज़ाहिर-सी बात है गली, स्टेडियम और फील्ड, रिंग इन सब में एंगेज जो हैं उनको आप स्पोर्ट्स जो है वो ऐसे तो सिखा नहीं सकते। एजुकेशन में कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो चाहिए, बट क्लासरूम जो होती है उसमें फ़ायदा क्या है, डायलॉग होता है, टीचर स्टूडेंट लड़ते हैं, बात करते हैं, डिबेट्स होती हैं, टीचर स्टूडेंट में, बच्चों में डिसएग्रीमेंट होता है। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसको कई बच्चे अलग-अलग तरीके से जवाब देते हैं तो बच्चे सीखते हैं, डिबेटिव फॉर्म आ जाता है, टीचर को भी लर्न करना पड़ता है और बेटर स्किल लानी पड़ती है। दूसरा कई सारे फ्रेंड्स होते हैं जो आपको अच्छी-अच्छी आदतें, बुरी-बुरी आदतें सिखाते हैं। भई मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपको स्कूल और लेक्चर्स में मदद कर देगा और कोचिंग एकेडमी में भी बहुत हेल्प मिल जाती है उनसे, ये है। दूसरा डिजिटल डिवाइड की अगर आप बात करूँ, ये किसी और एडिटोरियल से हिंदू के मैंने उठाया है प्रीवियसली, अभी आपको डेट्स दे दूँगा। तो हाउस होल्ड जो है रूरल, उसमें कंप्यूटर इतने लोगों के पास ही है, अर्बन में सिर्फ 23-4% के पास। रूरल हाउस होल्ड में इंटरनेट इतने पास है, अर्बन में 42% के पास। तब आप ये बताइए जब आपके पास हाई इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, डेस्कटॉप्स नहीं हैं, स्मार्टफ़ोन्स घर में एक ही है, तो पेरेंट्स अपने पास रखें, आपको दें। भई ऊपर से लॉकडाउन है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, प्रॉब्लम्स लोगों के पास हैं, आज कोई नई डिवाइस ले नहीं सकता, इंटरनेट के एक्सपेंसेस बियर नहीं कर सकता और मोबाइल नेटवर्क से चीज़ें अपलोड करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। लिमिटेड डेटा एक्सेस हमारे पास है, उसके भी पेमेंट हर महीने हमें देनी होती है। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है ये हमें प्रॉब्लम देता है। जहाँ पर आपका वाईफ़ाई है, लोग रिच हैं, वो तो ईज़िली लेक्चर देख लेते हैं, पर जो पुअर है उनको बहुत दिक्कत होती है। उनके लिए लेक्चर हिंडर होता रहता है, बफरिंग होती रहती है, कभी-कभार लेक्चर नहीं चलता। आवर्स उन्हें लग जाते हैं इस चीज़ को ख़त्म करने में। तो हमें ये भी देखना है कि भई लेक्चर्स किस हिसाब से बनेंगे, कैसे उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है कि हम स्वयं प्लेटफ़ॉर्म लेके आएँगे, बट इसमें भी कहा है कि कुछ ऐसी कोर्सेज़ है जैसे इंजीनियर, मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फिजियोथेरेपी, ये सब लैबोरेटरी और प्रैक्टिकल वर्क है, इनको तो हम इसके साथ जोड़ नहीं सकते। बट ह्यूमैनिटीज़ के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे ले जा सकते हैं, बट इसमें भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन नहीं समझा सकते। आपको ऑफलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आना पड़ता है, तो ह्यूमैनिटीज़ के भी सारे सब्जेक्ट डेली आप इसमें नहीं चला सकते। आपको इसके बारे में भी से सोचना पड़ेगा क्या है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि भई इन सबको आप ऐसे ही पढ़ा सकते हैं, लैबोरेटरी टेस्टिंग नहीं चाहिए, बट कई सारे ऐसे असाइनमेंट, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो हमें समझाने होते हैं। ऑल्दो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। इसके बाद डाइवर्स क्लासरूम और ये सारी लिमिट हो जाती है इसको देखने की। कई सारी चीज़ें होती हैं जो इस टाइम पे हम नहीं कर पाते, बेटर कन्वर्सेशन नहीं हो पाता स्टूडेंट टीचर के बीच में। क्लासरूम में स्पेस मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशल एंग्जाइटी, ये सब है। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप जहाँ पर बैठ रहे हैं उस चीज़ को भी आप ध्यान से अगर देखिए तो आपको पता चलेगा।
अगर आप ध्यान से समझें तो घर पे जब बच्चा बैठ के पढ़ता है, इस पॉइंट को यहाँ पे नहीं दिया आपको, मैं समझा रहा हूँ, तो कभी पेरेंट्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी शोर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई इश्यूज़ हो रहे हैं। एक स्टडी का जो एटमॉस्फेयर है वो घर पे नहीं मिल पाता, ना टीचर को ना स्टूडेंट को। अगर मान लीजिए आज हम लोग घर पे हैं और बीइंग टीचर हम घर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो कभी कोई छोटा बच्चा है घर पे वो परेशान करेगा, कोई पेरेंट्स परेशान करेंगे, कभी लाइट चली जाएगी, कभी कोई अचानक से आपके घर पे आ जाएगा, फ़ोन रिंग करने लगेगा, आप अपना बंद करेंगे, दूसरों का नहीं कर पाएंगे। लेक्चर रिकॉर्ड किया, मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम देगा, लाइट चली जाएगी। आप सेल्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कभी आपका मोबाइल परेशान करेगा, कभी का आईपैड परेशान करेगा। तो कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर पाते। उसके बाद लर्निंग है तो कंटेंट ही इकलौती चीज़ है जो आप दे रहे हैं। अब फिजिकल स्पेस ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, मैं कहता हूँ अफोर्डेबल हो जाता है। भाई आप अगर ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं, बिल्डिंग चाहिए, टीचर्स चाहिए, एक्सपेंसेस चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बट ऑनलाइन में आपका सस्ते में चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। बट ये कोई बेहतर तरीका है, बट नॉट फॉर आ परमानेंट लेवल। ऑफलाइन कोर्सेज चलाने पड़ते हैं, ऑफलाइन एकेडमी चलानी पड़ती हैं। तो ये माना जा सकता है जैसे ही कोरोना पैंडेमिक या कोविड-19 पैंडेमिक ख़त्म होती है और चीज़ें रिलीज़ अप होती हैं, तो इंडिया की ऑफलाइन एकेडमीज़ बहुत बड़ी मार्केट है, उसको हम बंद नहीं रख सकते, उसे हमें खोलना पड़ेगा, लोगों को इंटरेक्शन करना पड़ेगा। बेटर सिलेक्शन ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन होते हैं, और ऑफलाइन एकेडमीज़ टीचर्स से ज़्यादा बेहतर, टीचर्स और बच्चे दोनों बेहतर मिलते हैं ऑनलाइन के कंपैरिजन, और वो ज़्यादा फीजिबल होते हैं। बड़ी बड़ी एकेडमीज़ हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन कैंपस है, तो इसको हम नहीं कर सकते। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन का एक मिक्स फ्यूचर हम बना सकते हैं जिसके थ्रू हम इसे चला सकते हैं। इसके बाद जाहिर सी बात है बफरिंग होती है, स्टीमलेस होता है, ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ चलती रहती हैं। आज भी एग्जिस्टिंग मैनर जो है वो यही है कि हमें ऑनलाइन आना पड़ेगा, माल फंक्शनिंग है, कई सारे इश्यूज़ होते हैं, वैल्यूज़ लॉस होती हैं। तो आज की डेट में आप ये समझिए जब तक लॉकडाउन है तब तक तो प्रॉब्लम है, तब तक आप इसे चला लीजिए। उसके बाद आपको अब जो आज और सब ऑनलाइन आ रहे हैं, तो आपको लगता है जब ऑफलाइन कैंपस दोबारा स्टार्ट होंगे तो ऑनलाइन जो एक ओशन सामने है वो रहेगा नहीं, जो ऑनलाइन पहले से कंटिन्यू वो रहेंगे। आप बायजूस ले लीजिए, अदर एकेडमीज़ ले लीजिए, ऑनलाइन आज की डेट में चल रही हैं, सिविल सर्विसेज में कई सारी एकेडमीज़ चल रही हैं। दे आर डैम गुड, बट वो आपकी क्वेरीज़ को टैकल नहीं कर सकते, आपको पर्सनल इंटरेक्शन नहीं दे सकते। 60-70 हज़ार लोग जिस वीडियोस को देखते हैं उसमें आपके साथ वो कोई हेल्प नहीं दे पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा हिंदू पढ़ने का तरीका। तो देखिए, जो आज हम एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, अगर आप हिंदू को कॉन्टीन्यूसली पढ़ते हैं रेगुलर, तो देखिए ये 2 जून का एडिटोरियल आया था, डिजिटल डिवाइड, इससे मैंने कुछ फैक्ट्स अंदर लिए हैं। दूसरा, वाई ई लर्निंग इज सस्टेनेबल 11th में को आया था। तो अगर ये कहीं से रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आप इस डिजिटल मार्केटिंग और ई एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड कई सारे एडिटोरियल हिंदू में ऑलरेडी आते रहते हैं, इनको आप अपडेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि जब आप लेक्चर पढ़ें तो आपको ये हिंदू के एडिटोरियल पढ़ने में ईजी लगे। तो अगर आप कंटिन्यूएशन ऑफ हिंदू एडिटोरियल करते हैं तो आपको हेल्प मिलती है और न्यूज़ आप पढ़ने लग जाते हैं। इसके बाद बेटा जो अगला है वो यूएस के रेशियल रेस पर है। अब देखिए इसमें मैंने आपको बोला कि एडिटोरियल, तो इतने एडिटोरियल्स ऑलरेडी हिंदू में आ चुके हैं इस पर। ब्लैक लाइफ मैटर्स हैशटैग एक आया था 6 जून को, ट्रंप रिस्पॉन्स आया था, यूएस एक्सपर्ट्स आया, यूएन एक्सपर्ट्स आया था, अमेरिकन प्रोटेस्ट आया था 8 जून को, यूएन अमेरिकन प्रोटेस्ट डिफरेंट पॉलिसीज़, उसके बाद एंटीनमी और एंटी ब्लैक रेसिज्म ये आया था। तो बेटा ये सारे एडिटोरियल ऑलरेडी आ चुके हैं। अब ये हुआ क्या था, 25 मई को बेटा एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था एक महिला ने। जॉर्ज फ्लॉयड थे, 46 ईयर्स ओल्ड पर्सन थे, जिनके 5 लोग थे। इन्हें एक वाइट मैनेपोलिस पुलिस ऑफिसर डेरिक चौहान ने इनके गले पर, नेक पर तब तक नील रखे रहे हैं जब तक इसने अपने को सांस लेना नहीं बंद कर दिया, मर नहीं गया। तो ये एक रेशियल टेंशन देने का रोल प्ले करता है। जब से ये जो अनरेस्ट है ये अभी तक वहाँ पर चल रहा है, और यूएस में अब दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट की क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए ये क्या हुआ, तो डॉक्टर किंग एक है, उन्होंने बोला था राइट्स जो होती हैं, लैंग्वेज है अनहर्ड, जो कभी सुनी नहीं जाती उसको सुनाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि वाइट अमेरिकन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रेसिज्म जो है जहर की तरह है और ये ज़्यादा दिन नहीं फैला रहना चाहिए, और इसको समझना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि निगरो क्या चाहते हैं, उनको कैसी सोशल साइंटिस्ट नीड है, निगरो की लाइफ को क्लोजली देखना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा कि वाइट अमेरिकन की तरह ये भी रहते हैं। उसका कोविड-19 का टाइम था, लोग घर पे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, उसके बीच में रेसिज्म का इशू आ जाता है, और ऐसे कई सारी चीज़ें थी ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई हैं, कई बार ऐसा हुआ है, बट इस टाइम पे इसकी रिवोल्ट बहुत ज़्यादा होगी। इससे पहले भी कई सारे ब्रूटल केस हुए हैं। 17 साल की एक लड़की के इसको एक बंदे ने, अमेरिकन ने मार दिया था। इसके बाद फ्लॉयड डेथ हुई है। इसके बाद 25 साल के एमडी को एक अमेरिकन ने शॉट डेड कर दिया था। तो कई सारे केसेस ऑलरेडी बेटा यहाँ पर थे रेसिज्म के।
तो और ये ऑलरेडी बढ़ते जा रहे हैं, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। इसमें 26 साल के एक बंदे को भी मारा गया था, जो टेक्निकल सेंट लुइस थे, इन्होंने मार दिया था। इसके बाद नो नॉक, कोई वारंट वाला इशू इनके साथ नहीं होता। देखिए ये इशू क्या है, 349 ईयर्स हो गए जब पहला अमेरिकन 19 में इंडिया यूएस में आया था, और 1968 में बेटा इनको फुल सिटीजनशिप राइट्स दे दिए गए, एक एक्ट इन्फोर्स हो गया, राइट का लेजिस्लेशन पास हो गया, इनको सिविल राइट्स 1964 में, वोटिंग राइट 1965 में मिल गया। आज 87% ब्लैक्स हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत बड़ा रेशियल ऑपरेशन का इशू था जो ख़त्म हुआ किसी तरीके से, बट आज भी इनडायरेक्टली वो चल ही रहा है। 56 साल हो चुके हैं बेटा इनको टाइमलाइन में आए हुए, इंडियन अमेरिकन सिटीजन्स बने हुए, बट अभी भी ब्लैक्स के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी चलती रह रही है। अब भाई जाहिर सी बात है, ब्लैक लाइफ मैटर्स एक हैशटैग चला जिसके बारे में बहुत सारे इश्यूज थे, और वर्ल्ड वाइड इसके बारे में मूवमेंट हुआ, और ये इनके मरने के बाद बहुत बड़ा मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में चला। जाहिर सी बात है, इनके मरने के बाद ऐसा नहीं है कि वाइट साथ में नहीं आए, वाइट्स भी इनके साथ आए, इन्होंने भी ये कहा। ब्लैक लाइफ मैटर्स कैंपेन चलता रहा, ये साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, फिलीपींस हर जगह फैला, और ये मूवमेंट आज भी चल रहा है। देखिए रेशियल इशू एक ऐसा इशू है जो इंडिया में क्या, यूएस में क्या, वर्ल्ड में कई जगह चलता है। इंडिया में रिलीजियस इशू की तरह आ जाता है, कास्टेस में आ जाता है, यूएस में ब्लैक एंड वाइट वाले इशूज़ में रहता है, बट ये चलता है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया इससे पहले आज तक कई सारे ऐसे केसेस हुए, तो इतना बड़ा इशू पहले क्यों नहीं बना। 12 साल की तमीर राइस को 2014 में, एरिक गार्डन को 14 में, फेल्ड्यू कैस्टनर को 16 में मार दिया गया। तो डॉक्टर किंग कहते हैं कि अभी तक इतने बड़े प्रोविडेंट एविडेंस नहीं प्रोवाइड किए गए थे कि हम ये माने कि ये ब्लैक्स और वाइट के साथ ये पुलिसिंग ने बुरा किया। इस बार जो 8 मिनट से ऊपर का वीडियो है जो रिकॉर्ड किया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे दी गई जिससे इन्हें पता चलता है कि भाई ये इश्यूज़ बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा होने से कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो एक जस्टिफिकेशन इस वीडियो का इन्हें मिल गया जिसके थ्रू ये डिफाइन कर पाए कि सच में ब्लैक एंड वाइट का इशू है, और वाइट के ने ब्लैक के साथ गलत किया, तो ब्लैक एंड वाइट दोनों लोग इसके साथ जुड़े और ये मूवमेंट बढ़ता चला गया। बेटा जस्टिस की बात करें तो जाहिर सी बात है कि कोविड-19 में रेशियल इनक्वलिटीज़ बढ़ी, केसेस में देखा गया कि ब्लैक एंड वाइट के साथ कितनी प्रॉब्लम्स हुई, और ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद ये डेडली अमेरिकन पुलिस वाला जो इशू था, ये भी चलता रहता है कि यहाँ पर कलर के साथ प्रॉब्लम्स होती है, डेली लाइफ में इश्यूज चलते हैं। अब अमेरिका के साथ पूरी दुनिया इस रियलिटी के साथ जाग चुकी है, और इन्होंने कहा है कि भैया सोशियो इकोनॉमी आउटकम्स ब्लैक को अफेक्ट करते हैं, कलर कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, और एक पर्सनल फीलिंग उनकी आ जाती है। अब हमें कोई पॉसिबल एक्सपेरिमेंट नहीं करने, हमें ये देना है कि अमेरिका अगर इस चीज़ में फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं रेसिज्म एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें ख़त्म करना है। तुम ब्लैक हो ये चीज़ बोलने से कहीं ना कहीं आप सोशियो इकोनॉमिक चीज़ें कर रहे हो और उनकी पर्सनल फीलिंग को हर्ट कर रहे हो। इस चीज़ से आपको बचना है, इस चीज़ को ख़त्म करना है, ये मिस्टेक्स आपको दोबारा नहीं करनी, इस पर अवेक रहना है। इन दोनों एडिटोरियल को आप पढ़िए। और दूसरा मैंने आपके कहा था एक ऑनलाइन एडिटोरियल की बात थी जो मैंने आपको एजुकेशन में पढ़ा दिया था, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बेटा देखिए नेटवर्क कई जगह आते नहीं है, ये सारे इश्यूज़ हैं। तो कहा जा रहा है आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, उसको फिजिबल बनाने की बात करें, सब कुछ करें, बट आप ऑनलाइन एजुकेशन को तभी फिजिबल कर पाएंगे जब आप उसे पर्टिकुलरली विद हाई स्पीड इंटरनेट के साथ स्मार्ट डिवाइसेस और नॉलेज ऑफ एक्सेसिबिलिटी सब देंगे, तभी हो पाएगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन और रेसिज्म आज दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस एडिटोरियल भी इसमें कई बार आ चुके होते हैं, उन्हीं को रिपीट ये करता है हिंदू। तो अगर आप हिंदू डेली अपडेट करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो टेलीग्राम लिंक पर इसे सब्सक्राइब करें, फेसबुक लिंक भी दिया है उसको भी आप देख सकते हैं। हेल्दी रहें, घर पे रहें, कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 3 लाख से ऊपर आ जाए, 12,000 डेली केसेस बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाए ना लगाए, एजुकेशन को उन्होंने होल्ड कर ही रखा है, आपको अपने घर पे सुरक्षित रहना है। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।